Welcome back to the last video of linear regression for now, जिसके अंदर हम regularization को देखेंगे। इससे पहले हम bias और variance को देख चुके हैं, हम overfitting को देख चुके हैं, हम feature selection को देख चुके हैं कि manually ये काम कैसे किया जा सकता है। Now we want to look at a technique which could be used both for making sure that our model does not overfit to the training data, and also we'll see that this regularization could be used for automatic feature selection. तो ये दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर देखना है। हम किसी हद तक ब्रीफली देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों की नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी डिटेल में ज़रूर जाएंगे कि आप इसे अपने तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाए कि रेगुलराइजेशन क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। दिस वुड बी द फर्स्ट ऑफ दोज टेक्निक्स विच आर अवेलेबल टू अस for automatically reducing the tendency of certain models and certain algorithms, certain machine learning methods to overfit to the training data. ठीक है, तो let's begin with that. Regularization के अंदर जो हमारी basic assumption है वो ये है कि smaller weights generate simpler models and thus help avoiding overfitting. ठीक है, तो बेसिक एजम्पशन यहाँ पर ये है कि अगर आपके थीटास बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अगर आपके वेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट इंडिकेट्स ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड दैट मेक्स योर मॉडल more appropriate for overfitting to a particular set of training data. ठीक है, तो लिहाजा हम अगर थीटास को इन जनरल कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, इफ यू कैन कम अप विद द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टमैटिकली रिड्यूसिंग द थीटास, that could lead to simpler models और उससे ओवरफिटिंग से बचा जा सकता है। सिमिलरली जैसे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल टर्म्स जो हैं, ये अगर हम बीच में से ख़त्म कर दें तो हमारा जो मॉडल है वो उतना ज़्यादा ओवरफिट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ख़त्म करके आपने ये वाला जो चीज़ नई निकाली, ज़ाहिर फीचर अब इसके अंदर आपने यहाँ पर आपने बेसिकली x3 का और x4 का फीचर ही बीच में से ख़त्म कर दिया है। सो यू एक्चुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स। अगर आप इन्हें ख़त्म ना भी किए होते और खाली थीटा 3 और थीटा 2 को, थीटा 4 को बहुत कम कर दिया होता, तब भी आपका जो मॉडल है वो ज़्यादा सिंपल हो जाता और थोड़ा सा उसकी फिटनेस जो है वो कम हो जाती टू योर ट्रेनिंग डेटा। ऑलराइट, अब हम वापस आते हैं उस फिटिंग प्रॉब्लम के ऊपर जो हम इससे पहले देख कर आए थे। आपको याद होगा कि इस पॉइंट के ऊपर हमने ये देखा था कि फॉर दिस गिवन ट्रेनिंग डेटा, अगर मेरे पास लेट्स एज्यूम मैं अगर इसको परफेक्ट फिट कर दूं इस ट्रेनिंग डेटा को, और लेट्स एज्यूम कि मैं एक ऐसा मॉडल इसके ऊपर फिट करता हूं विच गोज समथिंग लाइक दिस, तो ये मॉडल की बायस तो बहुत लो होगी लेकिन इसकी वेरिएंस बहुत हाई होगी, इसकी वेरिएबिलिटी बहुत हाई होगी, गिवन कि हमारे ये रेड पॉइंट्स जो हैं ये हमारा टेस्ट डेटा है। लेकिन अगर मेरे पास जो मॉडल आता है वो इतना अच्छा फिट नहीं है, लेट्स से लेट मी क्रिएट समथिंग लाइक दिस, तो अब ये मॉडल की बायस पहले मॉडल की निस्बत ज़्यादा है लेकिन इसकी वेरिएंस कम है। इट्स नॉट अ बेटर फिट टू योर ट्रेनिंग डेटा, एंड एज अ रिजल्ट क्योंकि ये लेस कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू कम है, लिहाजा इसने, अब यू कैन सी कि यहाँ पर जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहाँ स्लोप कम हो गया है। एंड सेम गोज़ फॉर these other lines जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका स्लोप इससे भी ज़्यादा कम है, जो कि और ज़्यादा बेहतर फिट हैं या बेहतर हैं प्रिडिक्शन ऑफ योर टेस्ट डेटा के लिए, लेकिन उतने ही बुरे फिट्स आएंगे आपके ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दैट। आपके सामने ये इक्वेशन तो लिखी हुई नज़र आ रही है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यू हैव दिस least squares function, this cost function j of theta 1 over 2m h of theta xi minus yi whole squared, जिसको हम ordinary squares भी कहते हैं, और जिसके अंदर you want to just reduce, you want to figure out the values of theta that reduce your overall cost। तो आपने इस objective को जो है वो reduce करना है। अब यहाँ पर मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर ये चाहता हूँ कि किसी तरह से मेरा जो थीटा 1 है ये रिड्यूस हो जाए। ठीक है, थीटा नॉट को छोड़ दें, जो आपका इंटरसेप्ट है उसकी हम बाय कन्वेंशन उसकी हम कभी परवाह नहीं करते, रेगुलराइजेशन के अंदर हम उसको नहीं छेड़ा करते। सो थीटा 1 जो कि मेरे फीचर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे फीचर का वेट है जो कि हाई कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर सकता है, थीटा 1 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सा आप बेशक वीडियो पॉज करें, ज़रा खुद ईजाद करें।
अपने तौर पर मैं थीटा वन को कैसे रिड्यूस करूं? अगर तो आपके जहन में ये आ रहा है कि थीटा वन में से कुछ माइनस कर दें, ऑब्वियसली दैट माइट नॉट बी अ ग्रेट टेक्निक बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर डेटा. यू नीड टू somehow come up with a systematic method of doing this, जिसकी आउटकम्स जो हैं वो प्रिडिक्टेबल हों. आई होप कि आपने इस पर सोचा और आपके जहन में कुछ इस तरह का आइडिया आ रहा होगा कि जिस चीज़ को मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ को ओवरऑल फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ बढ़ा दूं जो कि थीटा वन से रिलेटेड हो. लाइक व्हाट इफ आई राइट हियर थीटा वन. थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचिए, ये लिखने से क्या होगा? अच्छा, फर्ज करें इफ आई राइट हियर प्लस 1000 इंटू थीटा वन, और इस पूरी चीज़ इसको मैं अपना नया ऑब्जेक्टिव बना लूं और कहूं कि मैंने इसको रिड्यूस करना है. अब क्या होगा? सबसे पहले तो आपको इसमें एक मसला नज़र आना चाहिए. पहले तो इंट्यूशन देख लें कि ये करने में इंट्यूशन क्या है. ये करने में इंट्यूशन ये है कि अभी तक आप रिड्यूस कर रहे थे इस वाले कॉस्ट फंक्शन को, ठीक है. सो आप बेसिकली एच ऑफ थीटा और वाई के बीच का डिफरेंस, यानी जो आपको एरर था, उनका स्क्वायर्स ले रहे थे और उसको सम कर रहे थे. सो आपने बेसिकली कोशिश ये करनी थी कि आपका एच थीटा ऑफ एक्स आई जो है वो वाई आई से करीब तर होता चला जाए, ठीक है. ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था. जो भी चीज़ इसको करीब कर देगी, एच ऑफ थीटा को वाई के करीब कर देगी, यानी दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फिटिंग की तरफ बढ़ रहे थे. आप जितनी आपकी लाइन आपकी ट्रेनिंग डेटा के करीब होगी, उतना ज़्यादा आपके एरर्स कम होंगे, एप्सिलॉन्स कम होंगे, और उतने ही सम ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर्स, यानी योर ली स्क्वायर्स या हाफ ऑफ दिस मीन स्क्वायर एरर आपका कम से कम होता चला जाएगा. नाउ आई हैव एडेड हियर दिस एक्स्ट्रा टर्म इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि अब मैंने जितना बड़ा थीटा यहाँ पर डाला है इस साइड के ऊपर, जिससे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, लाइन को बेहतर फिट कर रहा हूँ, उतनी ही बड़ी मुझे पेनल्टी पड़ रही है कि मेरा कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है उससे. अब यहाँ एक मसला है, वो मसला ये, व्हाट इफ थीटा वन इज नेगेटिव. तब तो मैंने मसला और ख़राब कर दिया. सो दैट मीन्स कि किसी तरह मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरा थीटा वन जो है वो नेगेटिव ना हो सकता हो. ये काम दो तरह हो सकता है, या मैं यहाँ पर थीटा वन का स्क्वायर ले लूँ, और मैं यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ. मैं फ़र्ज करें मैं अभी फ़िलहाल स्क्वायर ले लेता हूँ. अब ज़रा इसको देखिए. नाउ जितना बड़ा मैं ये नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ रखता जाऊँगा, उतना ही ज़्यादा मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरा ये जो थीटा वन है जो दोनों जगह पे यूज़ हो रहा है, उतना ही मुझे ये छोटा करना पड़ेगा. क्योंकि एट सम पॉइंट, एट सम वैल्यू ऑफ दिस मल्टीपल, जो कि मैंने सीधे ही 1000 कर दिया, एग्जैजरेटेड कर दिया. फर्ज करें मैंने 10 किया होता, 5 किया होता, 2 किया होता, 1 किया होता, इसकी किसी एक वैल्यू पर जाकर ये जो डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज एंड दीज एक्साइज, ये मैटर करना ख़त्म कर देगा. this won't matter a lot, and what would matter would be this number. इसकी रिडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी. यानी कि अगर फर्ज करें ये ऐसी नौबत आ जाती है, बिकॉज दिस इज स्क्वेयर्ड, एक बात पे और गौर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज स्क्वेयर्ड, तो होगा क्या यहाँ पर? स्क्वेयर्ड करने के नतीजे में आपके थीटास जब कभी, सो इनिशियली मैं क्या करूँगा, मैं इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि जाहिर है 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको थीटा वन की वैल्यू को कम से कम करना शुरू कर दूंगा. जैसे ही थीटा वन की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में आएगी, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, वरना मैं कहता 0 से 1 के बीच में. तो -1 से +1 की कोई वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर एक ज़्यादा छोटा नंबर बनेगा. सो लाइक टेक अ स्क्वायर ऑफ 0.1 and you'll see कि जो इसका आंसर है वो इससे भी छोटा होगा. So as a result, the square is going to produce a smaller number than the original theta itself. ठीक है, तो ये बहुत छोटा होना शुरू हो जाएगा at some point. इवेंचुअली ऐसा होगा कि मेरे थीटास जो हैं वो जीरो के बहुत करीब आ जाएंगे. जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन इस पूरी चीज़ को मिनिमाइज करने का यही तरीका बचेगा कि मैं अपने थीटास को बहुत छोटा कर दूं, जीरो के बहुत करीब ले जाऊं, और उनका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा. तो लिहाजा मेरे थीटास बहुत कम हो जाएंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस न्यू कॉस्ट फंक्शन जो मेरे सामने लिखा हुआ है. अब यहीं पर अपने जहन में बेशक आप यहाँ पर एब्सोल्यूट भी लगा कर देख लें, और तब कुछ ट्रेंड आपको मुख्तलिफ नजर आएगा. एब्सोल्यूट के केस में ये वाली श्रिंकेज नहीं हो रही होगी कि आपका 0 1 से +1 की वैल्यू छोटी हो रही है, कुछ नहीं. वहाँ तो जो है वो है, वही वैल्यू है. और वहाँ पे प्रॉबेबली इट वुड मेक सेंस कि मेरा ये कॉस्ट फंक्शन तब रिड्यूस होगा जब मैं थीटा वन की वैल्यू ही को 0 कर दूँ. अगर मैं थीटा वन की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो पीछे रह जाएगा थीटा नॉट, और थीटा नॉट माइनस वाई आई सिर्फ यहाँ पर एक्ट करेगा इस वाले हिस्से के अंदर, और ये पूरी चीज़ जीरो हो चुकी होगी. तो दैट वुड बी अ लोअर कॉस्ट देन एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ थीटा वन हियर. ठीक है, थीटा वन एब्सोल्यूट वैल्यू हियर.
ठीक है, तो ये स्लाइड का मकसद आपको एक इंट्यूशन देना था कि अगर मैं अपने कॉस्ट फंक्शन के अंदर ये चाहता हूँ कि मेरे वेट्स की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई ना हों, तो मैं वेट की वैल्यू हाई करने के ऊपर सज़ा देना शुरू कर दूँ, और वो सज़ा क्या हो कि वो मेरे कॉस्ट फंक्शन के अंदर एक नंबर से मल्टीप्लाई होकर ऐड होना शुरू हो जाएं पॉजिटिव करने के बाद, उनकी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव इक्विवेलेंट्स थीटास के ऐड होना शुरू हो जाएं। उससे क्या होगा कि मेरा एल्गोरिदम मजबूर हो जाएगा कि उसने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो वो थीटा की वैल्यू को लो रखेगा, penalize high values of weights. This is what we're getting at. Now that you have the basic idea of regularization, कि regularization कैसे होती है, now let's look at this multivariate case, theta naught plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 up to theta n xn. और इस सब में अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब देखें यहाँ पर अब दो मसले हैं। एक तो ये है कि मैं ये आपसे कहूँ कि जी इनमें से कुछ थीटास ख़त्म कर दें, लेकिन अब हमें क्या पता कौन से थीटा अच्छे हैं कौन से थीटा बुरे हैं। मैं कहूँ थीटा 50 ख़त्म कर दें, थीटा 65 ख़त्म कर दें, थीटा 69 ख़त्म कर दें, हो सकता है सबसे ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड वही फीचर्स हों, आउटपुट के सबसे बेस्ट प्रेडिक्टर्स हों, तो लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू मिनिमाइज द ओवरऑल थीटा, सारे के सारे थीटास जो हैं उनकी वैल्यू को हम लो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप तीन कॉस्ट फंक्शंस लिखे हुए देख रहे हैं। द फर्स्ट वन व्हाट वी कॉल द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स या हाफ ऑफ द मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, इसको OLS भी कहते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। जो सेकंड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ रेगुलराइजेशन, जो अभी हम देख कर आए हैं कि यहाँ पर you're basically for all of your features j is equal to 1 to n, for all of your features, हर फीचर के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला वेट है आपका थीटा जे, उसका स्क्वायर लिया है और इसका सम किया और उस सम को मल्टीप्लाई किया है एक लैम्डा के साथ। यहाँ पर ये नोट कीजिए कि अगर आपका if your lambda is equal to 0, then this whole thing, this whole expression is equal to your ordinary least squares. आपका जो भी रेगुलराइजेशन का काम है वो खत्म हो जाएगा। But if your lambda approaches to infinity, it becomes really big, then what happens? Then it would try to make all of the features, all of the weights of the features, sorry, this case it will try to make not in both cases, just in the latter case, it's going to try to make your theta j's close to zero, close to zero, और ये स्क्वायर की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि y close to zero, not equal to zero, it will approach to zero, it will get closer and closer to zero, it will not become zero। ठीक है, तो ये जीरो के सारे थीटा जी इसको ये जीरो के करीब ले जाने की कोशिश करेगा, arbitrarily close, यानी this would be really approaching to zero। And by the way, this first method is known as ridge regression, या it's known as the L2 norm, या it is known as the L2 regularization। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है। दूसरा मेथड हमारा रेगुलराइजेशन का ये है जिसमें हम कहते हैं कि वेट्स की वैल्यूज को कम करें, कि हम पॉजिटिव करने का, चीज़ों को ओवरऑल पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज यूज कर लेते हैं rather than using squares, और अगेन वी हैव अ लैम्डा टर्म here which controls। फर्क सिर्फ इतना है कि now when lambda approaches to big values, your theta j's will actually become zero, will actually become zero। क्यों actually become zero? Because ये थीटा वही है जो यहाँ है, और at some point थीटा को जीरो कर देने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, थीटा इधर से भी खत्म हो जाएगा, उधर से भी खत्म हो जाएगा, और ये एक खासा है, ये एक peculiarity है इस एल्गोरिथम की, जिसको हम L1 नॉर्म या L1 रेगुलराइजेशन या लेसो रिग्रेशन कहते हैं, कि लेसो रिग्रेशन हमारे पास फीचर सिलेक्शन में हेल्प करती है। जो फीचर सबसे बुरे प्रिडिक्टर्स होते हैं हमारे आउटकम वेरिएबल के, लेसो रिग्रेशन उन फीचर्स की वैल्यूज को जीरो कर देती है। हाउ अमेजिंग इज दैट? So this could be used as a mechanism for automatically selecting the features which do not contribute a lot towards better prediction of the outcome variable। ठीक है, so theta is your penalty term or regularization parameter which determines how much to penalize the weights। When lambda is zero, the regularization terms becomes
0, we're back to the original loss function. When lambda is large, we penalize the weights and they become close to 0 in case of ridge. This results in a very simple model having high bias और इज अंडरफिटिंग। ठीक है, जब आप लैम्डा बहुत बड़ा कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ एक बचेगा जिसको आपने पेनलाइज नहीं किया था। यहाँ आप ये नोट कीजिए j इज इक्वल टू 1 से पेनलाइज कर रहे हैं, j इज इक्वल टू 0 को नहीं कर रहे। सो जो आपका y इंटरसेप्ट है इसको आपने बाय कन्वेंशन इसको नहीं हम रिड्यूस किया करते और यही बच जाएगा आखिर में। तो y इंटरसेप्ट में अगर आपको याद हो आपका डेटा कोई भी है, जब आप लाइन फिट करेंगे और खाली आपके पास थीटा नॉट हो तो यू जस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। आपके पास ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाती है जब जो कि ये थीटा नॉट इज योर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, बाकी सबके सब फीचर्स इग्नोर हो जाते हैं। सो दिस इज अंडर फिटिंग, यू जस्ट इग्नोरिंग योर ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, अच्छा, हाउ डू यू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लैम्डा देन? लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकालें? सबसे अच्छी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम बाकी तफसीलात को समझें इस बात को समझ लें क्योंकि ये आगे डिस्कस नहीं होनी। लैम्डा के लिए वी यूज़ क्रॉस वैलिडेशन। सो आप करेंगे क्या? देखिए, आपकी रेगुलराइजेशन की बेसिक वजह क्या थी? हम ये चाहते थे कि टेस्ट डेटा या वैलिडेशन डेटा के ऊपर हमारा एरर रिड्यूस हो। हम लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लेट से चलाएंगे और उसके बाद देखेंगे किस लैम्डा की वैल्यू के लिए मेरे वैलिडेशन डेटा के ऊपर यानी अनसीन डेटा के ऊपर सबसे मिनिमम एरर आ रहा है, सबसे मिनिमम लॉस आ रहा है। जिसमें लॉस मिनिमाइज हो रहा होगा उस लैम्डा की वैल्यू को चूज कर लेंगे। सो यू यूज योर क्रॉस वैलिडेशन in order to train this parameter, in order to tune this parameter lambda for your regularization, चाहे वो आप रिज रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं या लेसो रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। होपफुली ये चीज़ क्लियर है, होपफुली मुझे ये मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है और होपफुली आपको अपने सुपरवाइज लर्निंग के बेसिक सेटअप से याद है कि किस तरह क्रॉस वैलिडेशन होती है। आपने अपने डेटा के 10 हिस्से बना दिए, 9 पे ट्रेन किया, 10वें के ऊपर आपने वैलिडेट किया या जिसे मैं अगर सादे वर्ड्स में कहूँ टेस्ट किया। असल टेस्ट डेटा आपने कहीं पहले से छुपा दिया हुआ है, जो आपका हिस्सा था डेटा का ट्रेनिंग डेटा उसी के आपने 10 हिस्से बनाए हैं। एक पे वैलिडेट कर रहे हैं, 9 पे ट्रेन कर रहे हैं। जिस पे वैलिडेट कर रहे हैं उसके नतीजे में जो भी आपका लॉस आया वो अपने पास लिख लिया फॉर अ पर्टिकुलर लैम्डा। यही काम आपने 10 दफ़ा किया अपने डेटा सेट के साथ। सो 10 हर हिस्सा एक एक दफ़ा जो है वो, सो लेट्स अज्यूम दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहली दफ़ा मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया, बाकी सब के ऊपर ट्रेन किया। दूसरी मरतबा मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया, बाकी सब के ऊपर ट्रेन किया। तीसरी मरतबा इसके ऊपर टेस्ट किया, बाकी सब पे ट्रेन किया। तो ये जब मैंने सब के ऊपर कर लिया, हर दफ़ा मेरे पास एक लॉस आया और फिर उसके बाद ऑन एवरेज मैंने लॉस देख करके देखा कि ये एक ही लैम्डा के लिए मैं सारा काम कर रहा था। इस लैम्डा की वैल्यू कितनी अच्छी है मेरे लिए फॉर प्रिडिक्टिंग अनसीन डेटा, यानी फॉर प्रिडिक्टिंग दिस वैलिडेशन सेट। ठीक है, then I repeat the whole process for a different lambda until I converge on a value of lambda which gives me the minimum error on my validation set. ठीक है, ये I hope कि अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, so let's look at the L2 regularization और ridge regression, जो पहली रिग्रेशन की, जो पहली रेगुलराइजेशन की फॉर्म हमने देखी है। ठीक है, इसका फंक्शन आप देख कर आए हैं जिसके अंदर आप बेसिकली पेनल्टी ऐड कर रहे हैं यूजिंग लैम्डास। L2 regularization forces the weights to be small but does not make them zero and does non-sparse solution। non-sparse solution का क्या मतलब है कि जब ये लैम्डा की बड़ी वैल्यू के लिए भी चल चुका होगा तो फीचर उतने के उतने ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसने कुछ वेट्स को जीरो कर दिया, तो फीचर्स मौजूद होंगे, हाँ उनके वेट्स की वैल्यूज बहुत कम हो गई होंगी, आर्बिट्रेरली क्लोज टू जीरो हो गई होंगी फॉर आर्बिट्रेरली लार्ज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लेकिन द सोल्यूशन वुड स्टिल बी डेंस, इट वुड नॉट बी स्पार्स कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल फीचर सेट। फीचर सेट उतना ही रहेगा, वो रिड्यूस नहीं हो रहा। L2 is not robust to outliers as the square term blows up when the error differences of the outliers and the regularization term tries to fix it by penalizing the weights. ठीक है, ये चीज़ आपको इससे पहले मालूम है जिस वक्त मैं आपको डिस्टेंसेस करा रहा था कि आउटलायर्स हमारे
L2 नॉर्म और उसकी तरह की चीज़ें, यानी जहाँ कहीं हमारे पास जो है वो स्क्वायर हुए हुए होते हैं डिफरेंसेस, वहाँ पर आउटलायर्स अगर होंगे तो एरर्स बहुत हैवी, बहुत हाई हो जाते हैं क्योंकि मैग्नीफाई हो रहे होते हैं स्क्वायर की वजह से। तो लिहाजा ये L2 की एक जर्नल खूबी हमेशा याद रखिएगा, इसकी क्वालिटी याद रखिएगा। और क्वालिटी में यहाँ पर इन एन ऑब्जेक्टिव टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा ही नहीं बल्कि जस्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक कि ये आउटलायर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। And then ridge regression performs better when all the input features influence the output and all weights are of roughly equal size. ठीक है, so अगर आपके फीचर सेट के अंदर बेकार के फीचर्स नहीं हैं तो then L2 regularization is good for you. ठीक है, क्योंकि इसने फीचर सिलेक्शन अब नहीं करनी, इसने सिर्फ वेट्स को पैनलाइज करना है एंड देन यू विल बी डन। ठीक है, ये इसका मकसद है, ये उस केस के अंदर इट इज़ द राइट एल्गोरिदम टू यूज़। अच्छा जनाब, ये ग्राफ है जो हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होता है, जिससे हम देखा करते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कौन कौन से फीचर्स हमारे लिए काम के थे और कौन से फीचर्स काम के नहीं थे। मैं आपको ये ग्राफ समझाए देता हूँ एक दफ़ा। बाय द वे अगेन नाउ वे बैक टू दिस सेम वेबसाइट जिससे हमने पहले मैनुअल फीचर सिलेक्शन की बात भी देखी थी। आई वुड रिकमेंड दैट यू लुक एट दिस। यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वर्टिकल एक्सिस, यू सी द रेगुलराइज्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, सो ये उनके रेगुलराइज कोएफिशिएंट्स हैं और ये उनके वेट्स हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। सो वॉच जॉज जो है फॉर एग्जांपल वो इस वैल्यू से शुरू हो रहा है और स्विमर्स इस वैल्यू से शुरू हो रहा है। सो ये इनकी वेट्स हैं जो इनको इनिशियली मिले हुए हैं। ठीक है, ये स्विमर्स का वेट है, ये वॉच जॉज का वेट है, ये स्टॉक प्राइस का वेट है, ये टेम्प का वेट है एंड सो ऑन। ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं जब जहाँ से इनकी वैल्यूज़ शुरू हो रही हैं। ज़ीरो के ऊपर वो हैं जो इसकी विदाउट एनी पेनलाइजेशन जो है ये वैल्यू है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको लॉगरिदम ऑफ द पेनलाइजेशन पैरामीटर लैम्डा नज़र आ रहा है। सो बेसिकली यू हैव लॉग लैम्डा, you have your log lambda which is plotted on the horizontal axis। ठीक है, तो ये आपको लैम्डास नज़र आ रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स आप ये जो लाइंस अब देख रहे हैं, सारे कर्व्स देख रहे हैं, ये कर्व्स आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा लैम्डा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरे वेट्स की वैल्यूज़ कैसे नीचे आ रही हैं। सो यू सी द स्विमर्स इज कमिंग डाउन एंड द वॉच जॉज इज कमिंग डाउन एंड द वॉच जॉज स्टार्ट्स फ्रॉम अ बिग नेगेटिव वैल्यू। अब आपको याद आया वहाँ पर हमने देखा था कि ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, स्ट्रांगली नेगेटिवली है, हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद द आउटकम वेरिएबल। तो ये इनिशियली हाई नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता है and then it gets reduced, but it's a good predictor, therefore it gets reduced लेकिन बहुत देर में जाकर, as compared to stock price which kind of dies at the very beginning, बहुत शुरू में ही ये बहुत लो हो जाता है, and the temperature जो कि यहाँ आके ही बहुत लो हो गया, and the swimmers जो कि यहाँ आके लो हो गया और ये वाला जो इसके बाद भी चलता रहा। So what jaws is probably the best predictor। तो आप यहाँ पर भी देख ज़रूर सकते हैं from the values of these features, of the weights of these features, कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर आपको टॉप पर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक कितने वेट्स नॉन ज़ीरो हैं। एंड यू कैन सी इवन फॉर दिस वेरी हाई वैल्यू ऑफ द लॉग लैम्डा, ऑल ऑफ योर 4 फीचर्स आर स्टिल अलाइव। सारे जो आपके थीटास हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो दैट मीन्स इट्स गेटिंग क्लोजर टू ज़ीरो, क्लोजर एंड क्लोजर टू ज़ीरो, बट नॉट बिकमिंग ज़ीरो। The red dotted line is the minimum value of lambda that results in the smallest cross validation error. So वो जब आपने cross validation की है, so this is the minimum value of lambda that results in the smallest cross validation error. The blue dotted line is the largest value of lambda within one standard error of the lambda min, जो आपने min पहले देखा है। This lambda value corresponds to the high level of penalization, that is more regularized model that can be chosen for a simpler model, जिसके अंदर आपके weights अब पहले से ज़्यादा उनकी values कम हो चुकी हैं। So ये अब उससे एक standard deviation के अंदर हमने ये दूसरी line लगाई हुई है। The red one line here is more important to understand. The blue is a little bit less important to understand for us at this point. अच्छा, and log lambda is equal to 0, meaning this point corresponds to no regularization. So जो भी weights की values इस point पर आपको नज़र आ रही हैं वो weights की values आपकी OLS मॉडल से आ रही हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स से आ रही हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स से आ रही हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह स्मूथली सारे के सारे कर्व्स जो हैं वो नीचे होते चले जाते हैं जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है, विदाउट एवर बिकमिंग एक्चुअली ज़ीरो। ठीक है, आई होप कि दिस इज़ very clear to you at this point.
आप यहाँ पर ये देख जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि what JAWS has the strongest potential to explain the variation in the output variable, and this remains true as the model regularization increases. Swimmers has the second highest potential to predict the outcome, और वो उसकी importance भी diminish होती है near zero as the regularization increases. For your lasso regression, the other regression that we have, the L1 regularization, यहाँ पर क्या हो रहा है कि the L1 norm shrinks the parameters all the way to zero. ये बस बहुत मेजर एक डिफरेंस है कि ये जीरो पे ले जाता है, मिनिमाइज करने का कोई तरीका ही नहीं रहता अगर ये जीरो ना हो रहा हो, यानी आप कॉस्ट खत्म करने के लिए इसको जीरो होना पड़ता है। ये वो नहीं कर रहा ना कि छोटी वैल्यू उसको स्क्वायर करे तो वो और छोटी हो जाए, जो है सो है, ये उसी चीज को बस एब्सोल्यूट कर रहा है। सो व्हेन इनपुट फीचर्स हैव वेट्स closer to zero that lead to a sparse L1 norm, तो इसके जो solutions हैं वो sparse होते हैं, ये feature reduction कर देता है। In sparse solution, majority of the input features have zero weights and very few features have non-zero weights. By the way, all of this is coming from this article. Not all input features have the same influence on the prediction. ठीक है, तो L1 norm जो है वो zero कर देगा ऐसे features को, उनके weights को जिनकी predictive power कम है, ठीक है, which is an amazing capability of this algorithm. L1 regularization does feature selection. It does this by assigning insignificant input features with zero weight and useful features with a non-zero weight. ठीक है, गिर सबके weights रहे होंगे लेकिन वो जल्दी zero हो जाएंगे जिनकी कोई ज़्यादा importance नहीं होगी। सो अगेन ये मैं लेफ्ट वाली चीज़ अब नहीं दोहराऊंगा, ये अब आपको सब समझ है कि इस ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है। अब ज़रा इसको स्टडी कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कि कितनी तेज़ी के साथ आपके ये सारे के सारे फीचर गिर रहे हैं और ये ज़ीरो बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है ये तो यहीं कहीं ज़ीरो हो चुकी है, इसी जगह ज़ीरो हो गई क्योंकि आपके नंबर ऑफ फीचर्स कम हो गए, 4 से 3 पे आ गए, ठीक है। एंड द टेम्परेचर बिकम ज़ीरो हियर एंड योर नंबर ऑफ फीचर्स बिकम्स 2, ठीक है। और ये जो आपका स्विमर्स है, it is the next one to go. It's a useful feature, लिहाजा it continues on for a while, but then watch JAWS is the most important feature, जिसके बाद अब आपका ज़ीरो कोई फीचर रह गया जिसकी नॉन ज़ीरो वेट हो, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी फ्रॉम हियर कि किस तरह से फीचर सिलेक्शन हो रही है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो कभी ये कर्व्स आएंगे और कभी यू विल गेट लाइक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस ऑल द वे डाउन टू द ज़ीरो वैल्यू जहाँ तक ये पहुँच रहे होते हैं। The temperature and stock price get eliminated quickly. Uh, in the previous example you saw कि किस तरह से हमारे features जो हैं वो select हो रहे थे. Now really quickly let's go over some of the important differences between these two regularizations. The L1 regularization or the lasso regression, it penalizes the sum of absolute values of weights. It has a sparse solution, it has multiple solutions. So कई इसके solutions बन सकते हैं, ये हमने property अलग से नहीं समझी है, but कुछ मैं यहाँ इस चीज़ें ऐसी लिस्ट कर रहा हूँ जिसको हमने तफसील से नहीं देखा क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं थी देखने में फ़िलहाल हमारी डिस्कशन में। इट हैज़ बिल्ट इन फीचर सिलेक्शन, इट्स रोबस्ट टू आउटलायर्स। आप पहले भी ये जानते हैं जब हम L1 नॉर्म पढ़ रहे थे कि उसमें आउटलायर्स का इतना असर नहीं होता बिकॉज वो स्क्वायर नहीं कर रहा चीज़ों को, जो मैग्नीट्यूड है सो है। इट जनरेट्स अ मॉडल दैट इज सिंपल एंड इंटरप्रेटेबल बट कैन नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ जो हमने नहीं देखी लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि L1 जो रेगुलराइजेशन है ये कोलिनियर फीचर्स के साथ अच्छे तरीके से डील नहीं करती। सो इनफैक्ट दोनों ही नहीं करती, L1 L2 दोनों कोलिनियर अगर फीचर्स ऐसे हैं जो आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं तो उसमें जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं और वो हमेशा बेस्ट सॉल्यूशंस नहीं होते, ठीक है। तो the L2 regularization penalizes sum of square weights. It has a non-sparse solution. It has a unique solution, ठीक है। इसके अंदर कोई और अगेन ये वो जैसे मैंने ऊपर मल्टीपल सॉल्यूशंस पे भी कहा था कि इस वाली चीज़ को हमने अलग से तफसील में नहीं देखा, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इट हैज़ नो फीचर सिलेक्शन, इट्स नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स जैसा कि हमने देखा था। इट गिव्स बेटर प्रेडिक्शन व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ ऑल इनपुट फीचर्स, क्योंकि इसने फीचर सिलेक्शन तो करनी नहीं है, अगर सब इंपॉर्टेंट है तो अच्छा है क्योंकि इसने आखिर में सब रखने। L2 regularization is able to learn complex data patterns. It is able to learn them, लेकिन जो है वो आपके कोलिनियर फीचर्स की केस में it's not necessary कि it's going to give you the best answer. Because of some of the trade-offs between these two, we have another form of regularization which is a combination of these two.
which is known as the elastic net regularization. अगर आप StatQuest के ऊपर जाकर elastic net पे वीडियो देखें तो he has nicely explained कि ये दोनों मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं. But you can see here that अब हमने lambda 1 से L1 की टर्म और lambda 2 से L2 की टर्म रख ली है. अब ये दोनों की दोनों यहाँ मौजूद हैं. So it gets us a middle ground between these two methods. होपफुली यहाँ तक पहुँचकर आपको रेगुलराइजेशन की कुछ समझ आ गई होगी, ये किस तरह काम कर रही है. इसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हो जाएंगे. मैंने जानबूझकर रेगुलराइजेशन जो है वो आपको बहुत शुरू में करवाई है लीनियर रिग्रेशन के बाद. यूजुअली ये कम अज़ कम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बाद करवाई जाती है, लेकिन बिकॉज इट रिमेन्स द सेम, इट वर्क्स द सेम वे, तो लिहाजा आई थॉट कि मैं इसको वहाँ इंट्रोड्यूस करूँ जहाँ पे हम मोस्ट सिंपल फॉर्म में हैं अपने सेमेस्टर के अंदर. तो दिस इज़ इट फॉर लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन पे हमारा मौजू यहीं पर ख़त्म होगा. एंड from henceforth we'll be starting with our next topic, which is a classifier based on the principles that we learned in linear regression, and it is known as logistic regression. और इंशाल्लाह अगले लेक्चर वीडियो में मिलते हैं और उसको फिर डिस्कस करते हैं.